नमस्कार। आज हम शरीर के एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम पर बात करने वाले हैं, शारीरिक तरल पदार्थ और परिसंचरण। हमारे पास है कक्षा 11 NCERT अध्याय के कुछ अंश और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा शरीर पोषक तत्वों, गैसों और बाकी जरूरी चीजों को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। जी बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कैसे काम करता है। ये शरीर के आप कह सकती हैं लाइफलाइन है। इसमें दो मुख्य तरल पदार्थ हैं, रक्त यानी ब्लड और लसीका यानी लिम्फ। आज हम ज्यादातर रक्त पर ध्यान देंगे। हाँ, रक्त तो सबसे अहम है। तो इसके क्या हिस्से होते हैं? सुना है प्लाज्मा होता है और कुछ सेल्स होते हैं। सही कहा। देखिए, रक्त एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है। इसका जो तरल हिस्सा है वो है प्लाज्मा। इसमें करीब 90 से 92% तो पानी ही होता है और बाकी हिस्से में प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजिन। और हाँ, कुछ मिनरल्स, ग्लूकोज वगैरह भी होते हैं। फाइब्रिनोजिन, ये नाम सुना हुआ लगता है। क्या ये खून का थक्का जमाने में मदद करता है? बिल्कुल सही। फाइब्रिनोजिन क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी प्रोटीन है और ग्लोब्युलिन हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा में मदद करते हैं। अच्छा, और वो जो दूसरे हिस्से की बात आप कर रही थी, निर्मित तत्व, उसमें क्या क्या आता है? हाँ, निर्मित तत्व या फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज, इनके बारे में तो काफी सुना है। ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं ना? हाँ, इनका शेप भी कुछ खास होता है शायद। हाँ, आरबीसीज जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ये बहुत खास है। इनका मुख्य काम हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना है। और इनकी शेप होती है बाइकॉनकेव, मतलब दोनों तरफ से पिचकी हुई डिस्क जैसी। और एक मजेदार बात, मैमल्स में परिपक्व आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता? ऐसा क्यों? ताकि वो ज्यादा हीमोग्लोबिन पैक कर सके और बहुत पतली खून की नलियों से भी आसानी से निकल सके। कमाल की डिजाइन है ना? वाकई प्रकृति की इंजीनियरिंग। और ये बनते कहाँ हैं और कितने दिन जीते हैं? ये बनते हैं हमारी हड्डियों के अंदर, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में, और इनका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। पुराने होने पर ये प्लीहा यानी स्प्लीन में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कब्रिस्तान। अच्छा, और डब्ल्यूबीसीज वो क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसीज यानी ल्यूकोसाइट्स, ये हमारे शरीर के सैनिक हैं, इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है, आरबीसीज के उलट। सैनिक मतलब अलग अलग तरह के होंगे ये भी? जी हाँ, डब्ल्यूबीसीज कई तरह के होते हैं। मोटे तौर पर 2 ग्रुप है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल, जो सबसे ज्यादा होते हैं और बैक्टीरिया वगैरह को खाते हैं। फिर इओसिनोफिल, जो एलर्जी और पैरासाइट इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं, और बेजोफिल, जो सबसे कम होते हैं और हिस्टामीन वगैरह रिलीज करते हैं। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स? उसमें आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं, जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी देते हैं, मतलब खास दुश्मन को पहचान कर लड़ते हैं। हाँ। और मोनोसाइट्स बड़े होकर मैक्रोफेज बन जाते हैं और एक तरह से सफाई का काम करते हैं, मरे हुए सेल्स और जर्म्स को हटाते हैं। अच्छा, और तीसरा था प्लेटलेट्स, इनका क्या काम है? डेंगू में सुना है ये कम हो जाते हैं। हाँ, प्लेटलेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये असल में सेल्स के टुकड़े होते हैं। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। इनका सबसे जरूरी काम है खून का थक्का जमाना यानी क्लॉटिंग, चोट लगने पर खून बहने से रोकना। और हाँ, डेंगू जैसी बीमारियों में इनकी संख्या गिर सकती है, जो खतरनाक हो सकता है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप्स पर। ये एबीओ सिस्टम क्या है? खून देते वक्त ये बहुत जरूरी होता है। जी, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कार्ल लैंडस्टनर ने खोजा था। ये हमारे आरबीसीज की सतह पर मौजूद एंटीजन ए और एंटीजन बी पर आधारित है। अगर आपके आरबीसी पर ए एंटीजन है तो आपका ग्रुप ए है, बी है तो ग्रुप बी, दोनों है तो ए बी, और कोई भी नहीं है तो ग्रुप ओ। इसी के हिसाब से प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती हैं। जैसे ग्रुप ए वाले में एंटी बी एंटीबॉडी होगी। और इसीलिए ओ वाले सबको खून दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर। हाँ, क्योंकि ओ ग्रुप के आरबीसी पर कोई एंटीजन यानी ए या बी नहीं होता, तो किसी भी ग्रुप वाले का शरीर उसे बाहरी समझकर रिजेक्ट नहीं करता
और AB वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं क्योंकि उनके प्लाज्मा में ना एंटी A होती है ना एंटी B, तो वो किसी भी ग्रुप का खून ले सकते हैं। समझ गया। और एक RH फैक्टर भी होता है, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। हाँ, RH भी एक और तरह का एंटीजन है जो RBC पर हो सकता है। अगर ये है तो व्यक्ति RH पॉजिटिव, RH प्लस, नहीं है तो RH नेगेटिव, RH माइनस। ये प्रेगनेंसी में बहुत मायने रखता है। अगर माँ RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव, तो पहली डिलीवरी के वक्त कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़? माँ का शरीर बच्चे के RH प्लस सेल्स के संपर्क में आने पर RH एंटीबॉडी बना सकता है। अगर अगला बच्चा फिर RH प्लस हुआ तो माँ की ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा पार करके बच्चे के RBCs पर हमला कर सकती हैं। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं। ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, पर अब इसका इलाज है। रोगाम इंजेक्शन से इसे रोका जा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अब वो खून के थक्के जमने वाले प्रोसेस पर वापस आते हैं। चोट लगने पर होता क्या है आखिर? देखिए, जब चोट लगती है तो वहां प्लेटलेट्स चिपकना शुरू कर देते हैं। वो कुछ केमिकल्स छोड़ते हैं जिससे क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक पूरी चेन रिएक्शन, एक कैस्केड शुरू हो जाता है। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, लेकिन अंत में प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन एक्टिव होके थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बिन, फिर वो क्या करता है? ये थ्रोम्बिन फिर प्लाज्मा में घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन के धागों में बदल देता है। ये फाइब्रिन के धागे एक जाल जैसा बना लेते हैं जिसमें खून के सेल्स, RBCs वगैरह फंस जाते हैं, और यही जाल फिर सख्त होकर थक्का या क्लॉट बन जाता है जिससे खून बहना रुक जाता है। वाह, काफी जटिल प्रक्रिया है। और इसके लिए कैल्शियम आयन और विटामिन के भी जरूरी होते हैं, हैं? बिल्कुल। इस कैस्केड में कई जगहों पर कैल्शियम आयन Ca2+ की जरूरत होती है, और विटामिन के कुछ जरूरी क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने में लिवर की मदद करता है। इसीलिए अगर विटामिन के की कमी हो या हीमोफिलिया जैसा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जिसमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर कम बनता है, तो खून आसानी से नहीं जमता। समझ गया। अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के इंजन की, हमारे दिल की। सुना है इसमें 4 कमरे होते हैं। हाँ, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले 2 छोटे चैम्बर अलिंद या एट्रिया, दायां और बायां, और नीचे वाले 2 बड़े मजबूत चैम्बर निलय या वेंट्रिकल्स, दायां और बायां। इनके बीच और निलय से निकलने वाली बड़ी धमनियों के मुंह पर वाल्व होते हैं जो खून को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व और सेमी ल्यूनर वाल्व। और खून का बहाव कैसे होता है? मतलब कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? ठीक है, देखिए, शरीर से इस्तेमाल किया हुआ कम ऑक्सीजन वाला खून, जिसे अशुद्ध रक्त भी कहते हैं, पहले दाएं अलिंद में आता है। फिर ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर दाएं निलय में जाता है। दायां निलय इसे पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन लेने के लिए। अच्छा, फेफड़ों में साफ होकर वापस आता है। हाँ, फेफड़ों से ऑक्सीजन रिच यानी शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन के जरिए बाएं अलिंद में आता है। फिर ये मिट्रल वाल्व से होकर बाएं निलय में जाता है। बायां निलय सबसे मजबूत चेंबर है। ये इस शुद्ध रक्त को एओर्टा यानी महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में पंप करता है। तो खून दिल से 2 बार गुजर रहा है, एक बार फेफड़ों में जाने के लिए और एक बार शरीर में जाने के लिए। इसी को शायद डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एकदम सही, इसी को दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक पल्मोनरी सर्किट, दिल से फेफड़े और वापस, और एक सिस्टेमिक सर्किट, दिल से शरीर और वापस। इसका फायदा ये है कि ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून कभी मिक्स नहीं होता, जिससे शरीर को ज्यादा एफिशिएंटली ऑक्सीजन मिलती है। और दिल की धड़कन, ये सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है? दिल के चेम्बर्स का सिकुड़ना सिस्टोल कहलाता है और फैलना या रिलैक्स होना डायस्टोल। एक पूरी धड़कन जिसमें अलिंद और निलय दोनों का सिस्टोल और डायस्टोल शामिल है, उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये साइकिल करीब 0.8 सेकंड में पूरी हो जाती है एक सामान्य आराम की स्थिति में। पर दिल अपने आप कैसे धड़कता रहता है? कोई कंट्रोल सिस्टम होगा? हाँ, दिल का अपना एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है। दाएं अलिंद में एक खास जगह होती है, एसे नोड, जिसे पेसमेकर कहते हैं। यहीं से इलेक्ट्रिकल इंपल्स शुरू होती है जो धड़कन को सेट करती है।
ये इम्पल्स फिर एवी नोड तक जाती है, फिर बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर्स के जरिए निलय की दीवारों तक फैलती है, जिससे निलय सिकुड़ते हैं। ओह, तो ये पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। क्या इसी को ईसीजी में देखते हैं? जी हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिकॉर्ड है। उसमें जो पी वेव होती है वो अलिंद के सिकुड़ने, एट्रियल डीपोलराइजेशन को दिखाती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स निलय के सिकुड़ने, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और टी वेव निलय के रिलैक्स होने, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को दिखाती है। कमाल है, शरीर की मशीनरी वाकई अद्भुत है। अच्छा, आखिर में क्या इस सिस्टम से जुड़ी कुछ आम बीमारियां भी हैं? हाँ, दुर्भाग्य से कई हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, जो धमनियों पर ज्यादा दबाव पड़ने से होता है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज CAD या एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें दिल को खून पहुंचाने वाली धमनियों में कोलेस्ट्रॉल या फैट जम जाता है। इससे एंजाइना यानी सीने में दर्द हो सकता है, और हार्ट फेलियर भी एक गंभीर स्थिति है, जिसमें दिल शरीर की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त खून पंप नहीं कर पाता। तो आज हमने देखा कि खून, उसके अलग अलग घटक, ब्लड ग्रुप्स, खून का थक्का जमना और फिर हमारे दिल की बनावट और उसका काम करने का तरीका कितना जटिल और कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये सचमुच हमारे शरीर की जीवन रेखा है। हर कोशिका तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से वेस्ट हटाना सब इसी सिस्टम पर निर्भर करता है। इसे समझना अपनी सेहत को समझने जैसा है। सही कहा। और चलते चलते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में आर्टिफिशियल ब्लड या लैब में उगाए गए अंग परिसंचरण तंत्र से जुड़ी इन चुनौतियों का कोई स्थायी समाधान दे पाएंगे? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। रिसर्च तो चल रही है और उम्मीदें भी हैं, लेकिन क्या ये पूरी तरह से प्राकृतिक सिस्टम की जगह ले पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। सोचने वाली बात जरूर है।